घने कोहरे के चलते आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार देर रात 4 वाहन आपस में टकरा गए। इनमें 2 बस, 1 ट्रक और 1 कार शामिल है। माइलस्टोन 71 पर दिल्ली से प्रतापगढ़ और बिहार जा रही 2 स्लीपर कोच बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 सवारियों को भी चोटें आई हैं। आपको बता दें कि ट्रक चालक कटफोरी कट पर उतरना चाहता था। रात में घना कोहरा था जिसके कारण दिखाई नहीं दिया। ट्रक चालक कोहरे के चलते कट से आगे निकल गया। चालक ट्रक को अगले मोड़ पर उतारना चाह रहा था। इसी बीच पीछे से आ रही दिल्ली आनंद विहार से बस ट्रक से टकरा गई। जैसे ही वह बस टकराई, उसी के पीछे दूसरी चल रही बस जो कि दिल्ली आनंद विहार से प्रतापगढ़ जा रही थी, वो भी उसी से टकरा गई और पीछे से एक कार भी इन वाहनों से टकरा गई। गनीमत रही कि हादसे में 3 सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। कोई ज़्यादा गंभीर हादसा नहीं हुआ। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने क्रेन की मदद से वाहनों को सड़क से हटाया, तब जाकर कहीं आवागमन शुरू हुआ। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 14 दिसंबर को देश भर में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के घेराव के लिए किसान संगठनों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर डटे किसान नेता सुबह से ही ट्रेड बैंक यूनियन, रेल ट्रांसपोर्ट यूनियन, पेट्रोल पंप संगठन के पदाधिकारियों से समर्थन जुटाने के लिए संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा किसान नेताओं के आह्वान पर पंजाब से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल और कारों पर सवार होकर दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। लंबी लड़ाई के लिए किसानों ने वाहनों में महीने भर का राशन भर लिया है। क्रांतिकारी किसान यूनियन सहित विभिन्न भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता सुबह से ही दिल्ली के कई यूनियन के पदाधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से देश की सबसे बड़ी रेलवे की AIRF और NFIR के पदाधिकारियों से किसान नेताओं ने मुलाकात की। इसी तरह सड़क परिवहन क्षेत्र की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से 14 दिसंबर के आंदोलन के लिए सहयोग मांगा है। दूसरी ओर 32 किसान संगठनों के नेताओं ने किसानों से दिल्ली बॉर्डर कूच करने का आह्वान किया है। नेताओं के कहने पर किसान अपने घरों से दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं। वाहनों में फसल काटने वाली भीमकाय कंबाइन तक शामिल है। सभी वाहनों में किसान सवार हैं और साथ में 6 महीने का राशन भी भरा हुआ है। इसके अलावा स्कूटर, मोटरसाइकिल, महंगी लग्जरी कारों, जीपों में भरकर पंजाब से लोग आ रहे हैं। अकेले पंजाब से आज 700 से अधिक ट्रैक्टर चले हैं, जबकि हरियाणा से 500 ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच रहे हैं। सरकार जब तक तीनों कानूनों को रद्द नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 14 दिसंबर के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक करके आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा, जिसमें 19 दिसंबर से आमरण अनशन तक भी शामिल है। नए कृषि कानूनों के विरोध में अपने ऐलान के मुताबिक किसानों ने शनिवार को टोल फ्री करवाना शुरू कर दिए। किसानों ने सबसे पहले दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे के तुसमरा टोल को फ्री करवा दिया। किसान संघर्ष समिति के किसान सुबह 11:15 बजे यहाँ पहुँचे और टोल को फ्री करवा दिया। बड़ी तादाद में आए किसानों को देखकर टोल के कर्मचारी एक तरफ हट गए और किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। किसान संघर्ष समिति के प्रधान महेंद्र चौहान के नेतृत्व में किसान हाईवे तक धरने पर बैठ गए थे ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था आराम से हो सके। किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे थे। हालातों को संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। पलवल और फरीदाबाद जिले की सीमा में 6 टोल हैं। इनमें दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे के तुसमरा टोल को छोड़कर बाकी को अभी फ्री नहीं करवाया गया है, लेकिन इन टोल पर पुलिस की हरकतें तेज हो गई हैं। विशेष रूप से फरीदाबाद में दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं।
सूत्रों के मुताबिक यहाँ किसान कभी भी पहुँच सकते हैं। ऐसी सूचनाओं के आधार पर ही पुलिस ने किसानों को हिरासत में लेने के लिए हरियाणा रोडवेज की एक बस टोल पर खड़ी कर दी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोहना, बल्लभगढ़ टोल, केजीपी, केएमपी पर भी पुलिस अलर्ट है। फ्री है रात से, क्योंकि किसानों के आह्वान पे टोल को फ्री किया गया है। कब तक रहेगा सर ये अभी तक हमारे पास तो ऊपर से कोई आदेश नहीं है, बट किसान बोल रहे हैं कि वो 12 बजे तक रात तक रहेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को पटना में कहा कि आज अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बख्तियारपुर में कृषि कानून के पक्ष में बिहार भाजपा की ओर से आयोजित किसान आंदोलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने ये बातें कही। आगे कहा कि किसानों को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए कि उनकी फसल हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकती है, कोई रोकेगा नहीं। आपकी फसल पर अलग से मंडी का टैक्स नहीं लगेगा। इस साल भारत सरकार ने एमएसपी के अंतर्गत 60,000 करोड़ का धान खरीदा है, जिसमें से 60% पंजाब से खरीदा गया। 13 से 25 दिसंबर के बीच होने वाले इस सम्मेलन में पार्टी नेता, विधायक, मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शनिवार को कहा था कि नए कृषि कानून के नाम पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसे देखते हुए 3 कृषि कानून के समर्थन में हर जिले में किसान सम्मेलन किया जाएगा। वहीं सभी विधानसभा क्षेत्र में किसान पंचायत का आयोजन भी होगा। विरोध करने वाले महज राजनीतिक लाभ के लिए आंदोलन को हवा दे रहे हैं। कृषि केवल से केवल बिचौलियों को नुकसान हो रहा है, न कि किसानों को। इस साल भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत धान खरीदा है 60,000 करोड़ का। 60,000 करोड़, 60% पंजाब का खरीदा है। आज मैं आईटी विभाग देखता हूं, देश के किसानों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए अवसर मिलने चाहिए। आपको बताएं किसान भाइयों, हम लोगों ने एक डिजिटल मार्केट बनाया, उसको बोलते ई नाम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 16 में बनाया था। अब तक 1.5 करोड़ किसान जुड़ गए, 1.5 लाख व्यापारी जुड़ गए, 21 प्रदेशों की 1,000 मंडी जुड़ गई है और 1,20,000 करोड़ का व्यापार हुआ है। अच्छा है, किसानों को नए नए अवसर दीजिए। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम कहने को तैयार हैं कि एमएसपी नहीं हटेगी, तो कौन लोग हैं कह रहे हैं कि जब तक ये कानून हटेगा नहीं हम पीछे हटेंगे नहीं। तो हम भी कहना चाहेंगे बड़े आदर के साथ, भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है, नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या मतलब है? प्रदेश अध्यक्ष उनका नाम भी लिया है, मैं उनका नाम लेकर उनको सम्मान नहीं करूंगा। ये कौन ये लोग हैं? भारत को तोड़ने की बात करते हैं। दिल्ली में दंगा फैलाया था इन लोगों ने, महाराष्ट्र में दंगा फैलाया था, इनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया, उनको कोर्ट से बेल नहीं मिल रहा है, ट्रायल चल रहा है। अब किसान आंदोलन के पीछे खड़े हो गए हैं, ये बुद्धिजीवी हैं, इनको छुड़ाओ। कमाल की बात करते हैं। क्या इस देश के भोले भाले किसानों के पीछे देश को तोड़ने वाले खड़े होकर अपना स्वार्थ साबित करना चाहते हैं? यह हम कभी नहीं होने देंगे। एक अंतिम छोटी बात कहनी है। कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। अब हम क्या बताएं, कांग्रेस पार्टी को आपने इतना हरवा दिया कि बिहार में औरत संख्या कम हो गई। राहुल गांधी भी बोलते हैं। राहुल गांधी को किसानी कितना समझ में आती है आपको मालूम है ना? कभी आए तो उनसे पूछिएगा कि राहुल गांधी जी जरा किसान के बारे में बताइए। आप
छोड़िए, अलग बात। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि देखिए, यह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है 2019 के लोकसभा चुनाव का। कांग्रेस पार्टी ने इस घोषणा पत्र में 1 साल पहले कहा कि हम मंडी सिस्टम को खत्म करेंगे, हम किसानों को उनके फसल को हिंदुस्तान में कहीं बेचने के लिए नियंत्रण से मुक्त करेंगे। ये सब इसमें लिखा हुआ है, हम पढ़ के आपका समय नहीं जाया करना चाहते। राहुल गांधी ने 13 में बैठक बुलाई थी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की और कहा मंडी से फल को और सब्जी को मुक्त करो। अच्छी बात है। मनमोहन सिंह ने 10 साल कोशिश किया। शरद पवार ने पत्र लिखा, उनके मंत्री थे, कि ये मंडी को उदार बनाओ, किसानों को अवसर दो। ये काम आप करें तो ठीक है। 15 साल से आप यही कर रहे थे और आज जब मोदी जी ने हिम्मत दिखाई है तो आप कह रहे हैं धरना देंगे, भारत बंद करेंगे। और क्या कहा राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन में? किसानों, इस बार मत झुकना, अगर इस बार झुकोगे तो आगे कभी नहीं जाग पाओगे। ये उत्तेजना की बात करते हैं। तो ये लोग को जनता बार बार हराती है, आगे भी हराएगी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पीयूष हत्याकांड को लेकर नाराज परिजन और ग्रामीण रविवार की सुबह सदर कोतवाली पहुंचे और नेशनल हाईवे 730 गोरखपुर फरेदा हाईवे को जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। लोगों ने पुलिस कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं सड़क जाम की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन लोगों ने अधिकारियों की एक बात भी नहीं सुनी और वह अपनी बात पर अड़िग रहे। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि पुलिस इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं बरत रही, जैसे तैसे किशोर को हत्यारोपी बनाकर फाइल बंद करना चाहती है। ऐसे में परिजन इस मामले में निष्पक्ष जांच करके सड़क पर डटे रहे। लोगों ने कहा कि पुलिस की लापरवाही को लेकर सड़क जाम कर धरना देकर निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटियार का कहना है कि परिजनों का आरोप बेबुनियाद है। परिजनों और ग्रामीणों को समझाया जा रहा है कि मामले में निष्पक्ष जांच की कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बांसपार गांव के टोला भूलनापुर से 6 वर्षीय पीयूष का अपहरण 9 दिसंबर को हुआ था। वहीं बालक का शव शनिवार की रात गांव के पास खेत में दफना मिला। आरोप है कि पाटीदार और रिश्ते में चाचा लगने वाले किशोर ने बच्चे का अपहरण करके 50 लाख की फिरौती मांगी थी। रकम न मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी गई थी। प्रेमी की शादी दूसरी जगह तय होने से नाराज प्रेमिका डीएम कार्यालय आत्मदाह करने पहुंची। उसके हाथ में पेट्रोल से भरी एक बोतल भी थी। आपको बता दें कि कुरारा थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली युवती ने बताया कि पड़ोसी युवक शादी का झांसा देकर 5 वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। शादी करने को कहने पर प्रेमी ने मना कर दिया। पीड़िता को जानकारी हुई कि युवक सरीला क्षेत्र के किसी युवती से 12 दिसंबर को शादी कर रहा है। आरोप लगाया कि युवक ने घर में आकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी। युवक ने कहा कि अपने मोबाइल में अश्लील फोटो और वीडियो बनाए हैं, जिसे वायरल करने की धमकी भी देता रहा। पुलिस से मदद मांगने पर भी उसे न्याय नहीं मिला। प्रेमी की शादी दूसरी जगह तय होने से नाराज प्रेमिका एक बोतल में पेट्रोल लेकर डीएम कार्यालय आत्मदाह करने जा रही थी। तभी कोतवाली के एसआई गौरव चौबे ने समझदारी दिखाते हुए युवती को कलेक्ट्रेट गेट के पास रोककर पेट्रोल की बोतल छीन ली और उसे कोतवाली ले गए, जहां कोतवाली पुलिस ने कुरारा पुलिस को मामले की सूचना दी। युवती को न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए युवती ने प्रेमी पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की। युवती का मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। एसपी एनके सिंह ने बताया कि युवती का प्रेम प्रसंग का मामला है, जांच करके मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। थाने में सुनवाई नहीं हुई थी, इसलिए मुझे हमीरपुर में आके आत्महत्या करने मामला क्या है? क्या मामला है? मामला ये 5 साल से मैं एक रिलेशनशिप में थी
और वो चुरा के छिपा के शादी कर रहा है। और शादी हो रही थी आराम से उसके बाद भी वो मेरे साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है, रखेल बना के रखना चाहता है, डराता धमकाता है। मेरी व्हाट्सएप में फेसबुक में फ़ोटो डालने की, गंदी तस्वीरें डालने की कोशिश करता है और मारने पीटने की धमकी देता है। पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? पुलिस ने 6000 रुपये मैंने पुराना थाने में अप्लाई किया, लेकिन वहाँ से कह दिया क्या ये घर का मैटर आपस में सुलझा लीजिए। उसके बाद मैंने ये ऑनलाइन शिकायत की। ऑनलाइन शिकायत करने के बाद भी किसी ने सुनाई नहीं की। फिर मैंने आज एसपी के यहाँ कल गई थी, तो उनने भी ऐसे ही समझा बुझा के भेज दिया था। आज मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या हुआ आगे? आज कार्रवाई चालू हो गई है, देखो आगे क्या होता है। मेडिकल हो रहा है आपका? हाँ, शादी 12 तारीख की है, शादी रुकनी चाहिए। कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम योगी ने विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। कानून व्यवस्था को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर हाल में बहन बेटियों की सुरक्षा की जाएगी। फरवरी 19 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी ने लागू की और उत्तर प्रदेश से ही लागू किया। और उस समय जब इसे लागू किया गया तब भी कांग्रेस के लोग कहते थे कि चुनावी सगुफा है, लेकिन ये पैसा पिछले 1.25 वर्षों से लगातार किसान के खाते में जा रहा है। लोग कहते थे कोरोना कालखंड में ये सब रुक जाएगा। मोदी जी ने कहा कि मंत्रियों का वेतन रुकेगा, विधायक सांसद का वेतन रुकेगा, लेकिन किसान की किसान सम्मान निधि नहीं रुकेगी। ये है काम। ये जो मंच पर बैठे हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी प्रेरणा के केंद्र बिंदु हैं। उनके लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही अपना परिवार है और भारत की 135 करोड़ आबादी के लिए, भारत के 135 करोड़ नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाना, उनके जीवन में समृद्धि लाना, इसी कार्य के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। और मंच पर बैठा हुआ एक एक जनप्रतिनिधि जब अपनी पूरी का पूरा वेतन, अपनी पूरी की पूरी निधि कोरोना के उपचार के लिए, कोरोना जैसी महामारी के लिए लड़ने के लिए सरकार को समर्पित करता है, तो उस समय एक शर्त रखता है कि किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में हर एक किसान के खाते में पैसा गया। यह है कार्य। प्रदेश के अंदर लगातार ये कार्यक्रम में अभियान आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर हमारे पास 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 4 राज्य सरकार के, 1 निजी क्षेत्र का और 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ माह पहले झांसी में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। सीएम ने मेरठ में कुल 88 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने मेरठ के प्रतापपुर और मलयाना द्वितीय बिजली घरों का लोकार्पण भी किया। किठौर के साजापुर बिजली घर का शिलान्यास भी सीएम के हाथों हुआ। सीएम ने कहा कि किसानों को इस्तेमाल कर अपना हित साधने की कोशिशों को देश अब समझ रहा है। इन साजिशों को बेनकाब करते हुए असफल बनाया जाएगा। प्रदेश में पिछले 3.5 वर्ष के दौरान 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए। एक कृषि विज्ञान केंद्र किसान की आत्मनिर्भरता के आधार। अभी जब मैं आ रहा था, किसान भाइयों को ट्रैक्टर दिए जा रहे थे, कृषि संबंधी उपकरण वितरण किए जा रहे थे। एक किसान के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ किसान तक कैसे पहुंचे,
ये उसी का हिस्सा है। और इसीलिए आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, जिन्हें किसान की समृद्धि और किसान की प्रगति से आपत्ति है, वही लोग गुमराह करने के लिए नए नए सबूते छोड़ रहे हैं। और अब तो उन्होंने एक नई शर्त भी जोड़ दी है। नई शर्त क्या जोड़ दी है? जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नारेबाजी करते थे, आज उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनको जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जेल के अंदर बंद किया तो कहा जा रहा है कि उनको पहले छोड़ो। यानी जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के आदी हैं, जगह जगह दंगा भड़काने में जिन लोगों के षड्यंत्र सामने आए हैं, आज उनकी पैरवी हो रही है। किसानों के कंधों में बंदूक रख करके भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसानों के कंधों पर, किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक रख करके देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, भारत का अन्नदाता किसान सम और विषम दोनों परिस्थितियों में सदैव भारत की एकता और अखंडता के साथ खड़ा रहा है। शादी की पहली रात को घर से गायब दूल्हे की लाश शनिवार शाम को पेड़ से लटकी मिली। परिजन 2 दिनों से उसे खोज रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर शव नहीं उतारने दिया। गांव सिसैया साहब के परमाल सिंह का बिलसंडा रामनगर कॉलोनी में मकान है। 9 दिसंबर को उनके छोटे बेटे लोकेंद्र की शादी हुई। लोकेंद्र ग्राम प्रधान था। बारात शाहजहांपुर के बड़ा क्षेत्र के गांव नरेंद्रपुर के महेंद्रपाल की बेटी सरला से हुई थी। 10 दिसंबर को लोकेंद्र दुल्हन लेकर घर आ गया। उसी रात करीब 11 बजे किसी का फोन आया। वह बात करने लगा। प्रधान घर से बात करते करते निकल गया। परिजन शाहजहांपुर से लेकर तमाम रिश्तेदारियों में खोज रहे थे। बड़े भाई जोगेंद्र की तहरीर पर उस समय पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज भी की थी। सीडीआर निकलवाई गई। तीसरे दिन दोपहर तक कुछ पता नहीं चल सका तो पुलिस ने घर पहुंचकर दुल्हन से भी बात की। कई नंबरों का सीडीआर निकलवाया गया। परिजन और गांव वाले प्रधान को खोज रहे थे कि अचानक शनिवार शाम को घर से करीब 2 किलोमीटर दूर बिहारीपुर गांव में प्रधान की लाश पेड़ से लटकी मिली। कुछ ही देर बाद उसकी शिनाख्त हो गई तो हजारों की तादाद में लोग मौके पर भी पहुंच गए। बिलसंडा में ऐसा पहली बार हुआ जब शादी के बाद दूल्हा घर पहुंचा और पहली रात को ही गायब हो गया। फिर उसकी लाश मिली। हर कोई इस घटना के बाद से परेशान है। नई नवेली दुल्हन सरला अपनी किस्मत को कोस रही है, जिसे पति का साथ एक दिन को भी नसीब नहीं हुआ। सारे सपने टूट गए। मेहंदी छूटने से पहले सुहाग उजड़ गया। चंद घंटे की इस दुल्हन की जिंदगी को सोचकर शाहजहांपुर से पीलीभीत तक लोग ऊपर वाले के विधान को कोस रहे थे। जवान बेटे को खोकर पिता, भाई, माँ, बहन सब लोग परेशान थे। संभल में बबराला कस्बे के एक होटल में सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। होटल से 3 युवतियां 5 युवकों को रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ लिया। पुलिस होटल स्वामी और सभी युवक युवतियों को थाने ले आई। देर शाम पुलिस ने सभी युवक युवतियों के परिजनों को थाने बुलाकर उनके साथ उनके घर भेज दिया। पुलिस द्वारा सेक्स रैकेट का धंधा पकड़कर छोड़ दिए जाने की गुन्नौर क्षेत्र में हर जगह चर्चा हो रही है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बबराला में मुख्य चौराहे से चंद कदमों की दूरी पर बबराला बदायूं हाईवे पर एक होटल में सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना पर गुन्नौर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस को होटल के अलग अलग कमरों से युवक युवतियां मिले। ज़्यादातर युवक युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। होटल पर छापेमार कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि कार्रवाई के बजाय पुलिस ने सभी युवक और युवतियों के परिजनों को बुलाया और चेतावनी देकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सीओ डॉक्टर कृष्णकांत सरोज ने बताया कि पूछताछ के बाद सभी के परिजनों को बुलाकर एंटी रोमियो टीम ने
आगे से ऐसा न करने की हिदायत देकर छोड़ दिया, जबकि होटल का मालिक पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में 14 दिसंबर को सोमवाती अमावस्या है। स्थानीय लोग कोरोना की गाइडलाइन के साथ गंगा स्नान कर सकेंगे। वहीं बाहरी श्रद्धालुओं के लिए कोई प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन सिर्फ स्नान के मकसद से आने वालों को निराश होना पड़ सकता है। डीएम का कहना है कि भीड़ बढ़ने पर बाहरी श्रद्धालुओं को बॉर्डर से ही लौटाया जाएगा। स्नान पर्व पर हरिद्वार में भीड़ न जुटे, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा बाहरी श्रद्धालुओं से हरिद्वार न आने की अपील की गई है। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल लगभग सभी स्नान पर्वों पर हरिद्वार के गंगा घाट छूने पड़े हैं। जुलाई से प्रशासन ने सबसे पहले सोमवाती अमावस्या गंगा स्नान को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद सावन में प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई थी, जबकि छठ पूजा हर की पेड़ी को छोड़कर अन्य घाटों पर अनुष्ठान की सिर्फ अनुमति दी गई थी। अनलॉक के बाद पहली बार श्री गंगा सभा और व्यापारी संगठनों की मांग पर प्रशासन ने कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर स्थानीय श्रद्धालुओं को छूट देने का निर्णय लिया था, लेकिन बाहरी लोगों को बॉर्डर से ही लौटा दिया गया था। इस बार 14 दिसंबर को सोमवती अमावस्या के स्नान पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस चालान कर सकती है। वहीं पुलिस और प्रशासन दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर भी नजर रखे हैं। प्रशासन दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं से वहां के प्रशासन के माध्यम से गंगा स्नान के लिए हरिद्वार न आने की अपील कर रहा है। अगर भीड़ बढ़ती है तो बाहरी श्रद्धालुओं को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान की तरह बॉर्डर से ही लौटा दिया जाएगा। वाराणसी के कपसेटी थाना क्षेत्र के शिवदासपुर गांव के सामने शनिवार देर शाम एक शिक्षिका ने अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि देर शाम तक इस घटना की वजह से तो स्पष्ट नहीं हो सका कि आत्महत्या क्यों की गई है, लेकिन सूचना मिलते ही पति राहुल भी मौके पर पहुंच गया था। अनुदेशक स्मृति सिंह जौनपुर के कपसेटी में एक किराए के मकान में रहती थी और भदोई के हर दो पट्टी रघुपुर जूनियर हाई स्कूल में अनुदेशक के पद पर कार्यरत थी। शनिवार को देर शाम घर से अपनी 2 पुत्रियों को लेकर वह निकल गई। कुछ देर बाद कपसेटी थाना क्षेत्र के शिवदासपुर गांव के सामने ट्रेन से कटकर शिक्षिका सहित 2 मासूम बेटियों की मौत हो गई। इस घटना को देखकर हर कोई हतप्रभ रह गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिला विकास परिषद चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए राजनीतिक दल जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव में शामिल होने के लिए युवाओं की जिस तरह से हिस्सेदारी सामने आई है, उसका एक नज़ारा आज डल झील में देखने को मिला। रविवार को श्रीनगर की डल झील में भाजपा की ओर से शिकारा रैली निकाली गई। रैली में भारी संख्या में कश्मीर के लोगों ने हिस्सा लिया। शिकारा रैली की कुछ फोटो भी सामने आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि घाटी में हो रहे चुनाव में किस तरह से लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई है। कश्मीर घाटी में कड़कड़ाती ठंड के बावजूद यहाँ के लोग रविवार को जिला विकास परिषद चुनाव के 6ठे चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारों में लगे दिखाई दिए। आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक 6ठे चरण में 14 जिला विकास परिषदों के लिए हो रहे चुनाव में 124 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इन उम्मीदवारों में 47 महिलाएं भी शामिल हैं। 6ठे चरण में 2000 मतदान केंद्रों पर करीब 7.5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण का मतदान 28 नवंबर को हुआ था। डीडीसी चुनाव के लिए शिकारा रैली के दौरान भाजपा नेता और राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बंदूक और गोलियों से दूर चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया है, जब उन्हें एहसास हुआ कि अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार केवल अपने स्वयं के बंगले बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते की आज 5वीं वर्षगांठ है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर अहम अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है। 4 नवंबर 2016 से पेरिस जलवायु समझौता लागू किया गया था। पहली बार सभी देश कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभावों से निपटने के लिए महत्वाकांक्षी और सबके हित के प्रयासों के लिए एकजुट हुए। पेरिस समझौता एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। पेरिस जलवायु समझौते को 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में 196 देशों ने स्वीकार किया था। ये समझौता 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ। जलवायु परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान स्थिति पिछले 100 साल से पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभावों का नतीजा है। अमेरिका ने ग्रीन हाउस गैसों का 25%, यूरोप ने 22%, जबकि चीन ने 13% उत्सर्जन किया। इन गैसों के कुल उत्सर्जन में भारत का हिस्सा केवल 3% है। भारत इस जलवायु परिवर्तन के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है, लेकिन विश्व के जिम्मेदार देश के रूप में भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के अभियान में योगदान दिया है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का हिस्सा पहले भी कम था और अब भी बहुत कम है। वर्तमान में भारत कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सिर्फ 6.8% ही उत्सर्जित करता है, जो अमेरिका और चीन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की तुलना में केवल 1.9 टन है। दुनिया के केवल 2.4% भूमि क्षेत्र और 17% आबादी के साथ भारत ने दुनिया के 8% जैव विविधता और 24.56% वनों को संरक्षित किया है। भारत 2030 तक उत्सर्जन को सकल घरेलू उत्पाद के 33 से 35% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें से ये पहले ही 21% हासिल कर चुका है और शेष अगले 10 साल में हासिल किया जाएगा। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जो पेरिस समझौते का पालन करते हैं। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी से धरती के तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने में मदद मिलेगी। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला G20 का एकमात्र देश है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की हाल की रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2019 में भारत का उत्सर्जन 1.4% बढ़ा है, जो पिछले एक दशक में प्रतिवर्ष औसतन 3.3% से बहुत कम है। हैदराबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए, जबकि एक की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि संगारेड्डी जिले के बोल्लाराम औद्योगिक क्षेत्र के विंध्य ऑर्गेनिक्स फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली। फैक्ट्री परिसर से काले धुएं के गुब्बार को उड़ता देख ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। विस्फोट स्थल पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि घायलों का ममता अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला दर्ज करके जांच की जाएगी कि किस तरह की चूक हुई है। अधिकारी ने कहा कि एक चश्मदीद गवाह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में कोई भी व्यक्ति नहीं फंसा है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के विधायक महिपाल रेड्डी ने दावा किया कि घायल श्रमिक सुरक्षित हैं और उनके परिवारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेड्डी ने कहा कि ममता अस्पताल के डॉक्टर पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं। स्थानीय नेता, राजस्व और पुलिस अधिकारी हर संभव मदद कर रहे हैं। विधायक ने इस दुर्घटना के लिए कंपनी के प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। रेड्डी ने कहा कि कंपनी सुरक्षा सावधानी बरतने में विफल रही। वे नियम का पालन किए बगैर कंपनी चला रहे थे, इसलिए हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाथरस शहर के कुछ मेडिकल स्टोर संचालक न केवल नशे के इंजेक्शन बेच रहे हैं, बल्कि उन्हें लगा भी रहे हैं। एसडीएम सदर ने शिकायत के दौरान शहर के बीचों बीच घंटाघर पर एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा तो यहाँ काफी तादाद में दवाइयों से भरे इंजेक्शन, खुली सिरिंज और खुली दवाइयाँ मिली। यह इंजेक्शन नशे के लिए लगाए जाते थे और बेचे भी जाते थे। प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया और दुकानदार को हिरासत में ले लिया। उसका लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कोतवाली सदर इलाके के घंटाघर पर हृदय मेडिकल स्टोर के नाम से दवा की दुकान है। यहाँ पर नशे के इंजेक्शन बेचे जाने की शिकायत बहुत दिनों से प्रशासन को मिल रही थी। शिकायत पर सुबह एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश मीणा ने छापा मारा। उनके साथ डीआई दीपक कुमार और सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीके अग्रवाल भी थे। छापे में उन्हें 10 mm के एविल इंजेक्शन, सिरिंज में भरे नशे के इंजेक्शन के अलावा
सिरिंज के तमाम खाली रैपर मिले। जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि काफी समय से प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि इस मेडिकल स्टोर पर नशे के इंजेक्शन खुलेआम बेचे जाते हैं। मौके पर ऐसी दवाइयों से भरे इंजेक्शन मिले जो बिना किसी डॉक्टर के बिना अनुमति के नहीं दिए जा सकते। ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने 700 सिरिंज 10 एविल के इंजेक्शन सीज किए, साथ ही दुकान को भी सीज कर दिया गया। इसके अलावा यहां से डीआई ने 2 दवाओं के सैंपल भी लिए। दुकान स्वामी हृदय गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया है।